Very warm welcome to the students of Fundamental of Cost and Management Accounting of ICMAP. This is Imtiaz Bashir. This session mainly of orientation as well as discussion of the basic topics. Let me begin. Introduction. At first, I must introduce myself. This is Imtiaz Bashir. My education qualification, I have done MPhil specializing in finance, Masters in Commerce specializing in accounting. Moreover, fellow member of ICMEP, associate member of PIPFA. I have more than 20 years of teaching experience in fundamental of cost and management accounting, advanced management accounting, and strategic management accounting. Secondly, we will discuss here the course outline of fundamental of cost and management accounting. Mainly, there are 4 parts of FCMA course outline. Part A consists of 3 topics that are introduction to the management accounting, cost classification, cost behavior. Second part, that is B part, consists of 3 topics: the cost accounting system for accounting for material, accounting for labor, accounting for overheads. Third part, cost accounting techniques and methods. There are 4 topics: absorption and marginal costing, job batch and service costing, process costing, joint product and byproduct. And the last but not the least, this is standard costing, and standard costing consists of 2 topics. One is called standard costing, another is called variance analysis. We will discuss 100% syllabus here in this upcoming sessions. Now we must start the first topic, that is definitions. तो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। सबसे पहला जो लफ्ज है वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? मैं कॉस्ट के लफ्ज को थोड़े से आसान से लफ्जों में पहले बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखें, जब कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करना चाह रहे होते हैं, या ऐसे समझ लें खरीदना चाह रहे होते हैं, तो खरीदने के बदले में जो कुछ भी अदा करते हैं, पैसों की सूरत में जो कुछ भी अदा करते हैं, वो अदा किया हुआ उस चीज के हासिल करने के लिहाज से कॉस्ट कहलाएगा। जैसे अगर मैं मार्केट जाता हूँ और मार्केट जाकर मुझे अगर चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदने के बदले में मैं जो पैसे अदा करूंगा वो चीनी की कॉस्ट कहलाएगी। अगर मैं पेट्रोल खरीदने गया हूँ, पेट्रोल खरीदने के बदले में जो मैं पैसे अदा करूंगा वो पेट्रोल की कॉस्ट कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज हासिल करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, या कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, बनाने के बदले में हमें जहां जहां पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे पैसे खर्च करना कॉस्ट कहलाता है। अब हम स्पेसिफिक तौर पर डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। Cost, an amount that has to be paid or spent to buy or obtain something. यही मैंने लफ्ज यूज किए थे कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, खरीदने के लिए, या किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो कुछ भी अदा किया जाता है वो कॉस्ट कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन रिक्वायर द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी बिफोर इट कैन बी एक्वायर्ड और डन। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि अगर किसी चीज को हासिल करने के लिहाज से या किसी चीज को बनाने के लिहाज से हम जो कुछ भी अदा करते हैं, पैसों की सूरत में अदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। उसके एग्जांपल्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस पेड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड फॉर द लेबर, रेंट पेड फॉर द वेयर हाउस। तीनों जगह पर, तीनों एग्जांपल्स में हम कुछ ना कुछ पैसे अदा कर रहे हैं। पहले हम मटेरियल को हासिल करने के लिए पैसे अदा कर रहे हैं, फिर हमने एक लेबर हायर किया, लेबर से काम लिया, काम लेने के बाद उसकी जब हमने वेजेस अदा की तो वो भी कॉस्ट कहलाएगा। और अगर हमने एक वेयर हाउस किराए पर लिया, जो वेयर हाउस किराए पर लेने के बदले में जो हमने किराया अदा किया वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बताना चाहूं, तो किसी भी चीज की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चीज से क्या मुराद हुआ? चीज से मुराद ये भी हो सकता है कि हमने कोई चीज प्रोड्यूस की। मसलन हमने एक शर्ट प्रोड्यूस की, शर्ट को बनाया, शर्ट को बनाने के ऊपर हमें मटेरियल
के तौर पर कपड़ा खरीदना पड़ेगा, लेबर के तौर पर टेलर को हायर करना पड़ेगा, और मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे अखराजात करेंगे। उन अखराजात करके हम एक शर्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमने जो शर्ट बनाने के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वो तीन किस्म के पैसे खर्च किए हैं, मटेरियल के, लेबर के और अदर एक्सपेंसेस के। ये सारे के सारे जो पैसे खर्च करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? उस चीज की कॉस्ट कहेंगे। और वो चीज क्या है हमारे पास? इस वक्त हमारे पास एग्जांपल के तौर पर शर्ट है, तो शर्ट की कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्ट यूनिट। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज ये यूज कर रहा है कॉस्ट यूनिट। यहाँ पर मैं आपको आसानी से एक लफ्ज बताने की कोशिश करता हूँ कि कॉस्ट यूनिट से मुराद ये होता है कि किसी भी चीज को जब खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो उसका कोई ना कोई स्केल होता है, उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट होती है। तो उसकी जो मेजरमेंट होती है, जो स्केल होता है, वो स्केल या मेजरमेंट ही कॉस्ट यूनिट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट से पेट्रोल खरीदने जाते हैं, तो पेट्रोल लीटर्स में मिलता है। अब लीटर्स को क्या कहेंगे? कॉस्ट यूनिट। हम मार्केट से बनानास खरीदने जाते हैं, तो हमेशा बनानास का जो रेट हम पूछते हैं, या जो दुकानदार हमें बनानास का रेट बताता है, वो किस में बताता है? डजन में बताता है। तो फिर डजन क्या हुआ? स्केल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई भी चीज खरीदें, तो उसका जो स्केल होता है वो उसका कॉस्ट यूनिट कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अगर वीट खरीदा है, तो वीट केजीज में खरीदा जाएगा। और कुछ जगहों पर जो है ना, इसको मन में भी बेचा जाता है कि जी आज एक एक मन गन्नू का रेट क्या है जी? 4,000। तो 4,000 रुपए जो है वो किस चीज की अदा करेंगे? एक मन की अदा करेंगे। अगर मैं कहूं कि 300 रुपये पेट्रोल के अदा कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए अदा करेंगे? हम उसके लीटर के पैसे अदा करेंगे। हम अगर 200 रुपये डजन जो है वो केले खरीदते हैं, तो हमने वो 200 रुपये किस हिसाब से अदा किए, उस हिसाब को हम क्या कहेंगे? स्केल कहेंगे। और उस हिसाब को क्या कहेंगे? कॉस्ट यूनिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉस्ट सेंटर से मुराद ये है कि हर वो सेंटर जो पैसे खर्च करवाता है, उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जो है ना, वो 5 डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट से गुजर के चीज प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि पहले डिपार्टमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में वही रॉ मटेरियल जो है उसको काटा जाता है, तीसरे डिपार्टमेंट में उस रॉ मटेरियल को उसकी सिलाई की जाती है, चौथे डिपार्टमेंट में उस रॉ मटेरियल को हम पैक करते हैं, और पांचवें डिपार्टमेंट में उस चीज को हम बेच देते हैं। अब क्या होगा कि पहले डिपार्टमेंट में जब हमने कपड़ा खरीदा, तो इसका मतलब ये है कि पहले डिपार्टमेंट ने पैसे खर्च करवाए, तो फिर कॉस्ट सेंटर क्या कहलाया? डिपार्टमेंट फर्स्ट। दूसरे डिपार्टमेंट ने भी पैसे खर्च करवाए, तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर। तो ऐसे समझ लें कि हर वो जगह, या हर वो डिपार्टमेंट, या हर वो प्रोजेक्ट, या हर वो बिल्डिंग जो पैसे खर्च करवाती है, उस बिल्डिंग को, उस प्रोजेक्ट को, उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। मैं मजीद डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। कॉस्ट कार्ड। देखिए, कॉस्ट कार्ड भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं इसको रिलेट करता हूँ कि हमने यहाँ पर एक लफ्ज पढ़ा है कार्ड। पहले तो कार्ड के बारे में बात करते हैं। कार्ड क्या होता है? कार्ड एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ मालूमात दर्ज की जाती है। जैसे विजिटिंग कार्ड। ठीक है, विजिटिंग कार्ड में क्या होता है कि जिस बंदे का वो विजिटिंग कार्ड होता है, वहां पर उसका नाम लिखा होता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, और उसकी वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसके जरिए हम इस बंदे तक पहुंच सकते हैं, उस कार्ड पे लिखी होती है। तो जब हम बात करते हैं कॉस्ट कार्ड की, तो फिर क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर कॉस्ट लिखी होती है। अब कौन सी कॉस्ट लिखी हुई है? इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी भी चीज का 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये बताएंगे कि हमारा 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर हमारा मटेरियल इतने रुपए का लगा, लेबर इतने रुपए की लगी, और बाकी एक्सपेंसेस इतने खर्च किए, तो फिर 1 यूनिट बनाने के ऊपर हमारा टोटल इतना खर्चा आया। अगर 1 यूनिट बनाने के ऊपर हमारा टोटल खर्चा जो लिखा होता है, जिस कार्ड के ऊपर लिखा होता है, उसको हम कॉस्ट कार्ड कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट कार्ड किस तरह बना होता है कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल खर्च किया 100 रुपए का, डायरेक्ट लेबर खर्च की 200 रुपए की, डायरेक्ट एक्सपेंसिस खर्च हुए 50 रुपए के। इन तीनों को जमा करेंगे, तो जमा करने से एक आंसर आएगा। उस आंसर का नाम क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने वेरिएबल
प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को जमा किया और इसके अंदर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को भी जमा किया, तो टोटल कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 1100। तो जब मैं कहूंगा कि एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या है, तो आप उसको कॉस्ट कार्ड पे लिख के दे देंगे और कहेंगे कि ये है इस चीज को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कार्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट की इकसाम क्या होती है। कॉस्ट की इकसाम को हम क्या कहेंगे, क्लासिफाइंग दी कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट को क्लासिफाई करने के लिहाज से चार तरीके हैं जिसके जरिए हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मींस कि उसकी कि इकसाम बता सकते हैं। मैं उन चारों के नाम पहले लेता हूं, फिर उसके बाद उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, तो कॉस्ट को क्लासिफाई करने के लिहाज से सबसे पहली जो रीजन होती है वो होती है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है, उसको कहेंगे कॉस्ट के एलिमेंट्स। कॉस्ट के एलिमेंट मीन्स कि कितनी चीजें इकट्ठी करें तो एक लफ्ज बनता है कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि कॉस्ट के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, और वो तीन चीजें क्या होती हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इन तीनों को अगर हम एक ही करके डिस्कस करें तो वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, और एज ए होल डिस्कस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर के हिसाब से कि कॉस्ट को जब हम नेचर के हिसाब से डिस्कस करते हैं, तो कॉस्ट की दो इकसाम, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब हम कहते हैं कि जी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट की भी एग्जांपल किस तरह होती हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट तीन किस्म की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब हम बात करते हैं कि जी कॉस्ट की दूसरी किस्म नेचर के हिसाब से क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी अपने ही कुछ फिनोमिना है जिसके जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन किस्म की होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो कॉस्ट दो किस्म की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन के हिसाब से कि कॉस्ट को हम जब फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो फिर कहते हैं कि फंक्शन के हिसाब से ये दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट, एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब ये कहेंगे कि जी आपने मुझे बताना है कि जी कॉस्ट की इकसाम बताएं फंक्शन के हिसाब से कि वो किस तरह फंक्शन करती हैं, तो आप कहेंगे कि एक एक प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद ये होता है कि हर वो कॉस्ट जो कि चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर खर्च की गई है, उसी को हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। अब उसके उलट दूसरा लफ्ज क्या है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर लिया है, अब उसको बेचने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है प्रोडक्शन करने के बाद, उसके ऊपर जो पैसे खर्च होंगे उसको हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहें कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का दूसरा नाम बताएं, तो वो दूसरा नाम क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की एग्जांपल बताना चाहूँ, तो ये चार एग्जांपल हो सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहली है आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरी है एडमिन एक्सपेंसेस, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और चौथी है आपकी फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे जो है वो आपके नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा या सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट को अगर कैटेगराइज करना है या इसकी इकसाम बतानी है बिहेवियर के हिसाब से, तो बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट की तीन इकसाम है। सबसे पहली किस्म का नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी किस्म का नाम क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। और तीसरी किस्म का नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिहेवियर से क्या मुराद है, बिहेवियर का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी जब हो रही होती है, तो उस एक्टिविटी के बदले में उसका रिएक्शन क्या होता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि जी अगर हम कोई भी पैसे खर्च करते हैं, अगर उस वो इसलिए पैसे खर्च करते हैं कि जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ रही है और एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसका जो प्रोपोर्शन है, जो इसका रिलेशनशिप है, वो क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन्स कि इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। अगर
पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वो क्या होगा, अगर इधर से क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उधर से कॉस्ट भी बढ़ेगी। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, अगर एक शर्ट सीने के लिए 1 मीटर कपड़ा चाहिए है, तो 2 शर्टें सीने के लिए कितना टोटल कपड़ा चाहिए होगा, 2 मीटर। तीन शर्टें सीने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, 3 मीटर। और अगर मैं ये कहूँ आपको कि जब कभी भी एक शर्ट बनानी होती है तो एक शर्ट के ऊपर कपड़े की जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपये आती है। 2 शर्टों के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, जाहिर है 200 रुपये। जितनी शर्टें बढ़ाते जाएंगे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है वेरी करना। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर क्वांटिटी वेरी कर रही है तो कॉस्ट भी वेरी करेगी, क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वांटिटी घट रही है तो कॉस्ट भी घटेगी। अगर मैं ये कहूं आपको कि रिलेशनशिप क्वांटिटी का और कॉस्ट का है, तो फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, अगर क्वांटिटी घटती है तो कॉस्ट भी घटती है। जब ये बढ़ना या घटना हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट का, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरी करना, चेंज होना, तब्दील होना। क्वांटिटी बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ेगी। मैंने एग्जांपल दे दिया। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदता हूं तो 300 रुपये अदा करता हूं। अगर मैं पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, 1 से 2 लीटर कर देता हूँ, तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी, 300 से 600 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब मैं कहते क्या करता हूँ, कॉस्ट को जो है ना वो क्वांटिटी को घटा देता हूँ, और इस तरह कॉस्ट भी घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम रिलेशनशिप है ना, अगर क्वांटिटी घटेगी तो कॉस्ट भी घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉस्ट कौन सी कहलाएगी, बिहेवियर के हिसाब से कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ फिक्स कॉस्ट की। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का जो लफ्ज है अपने नाम से ही जाहिर है, फिक्स हो जाना। फिक्स से मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं एक कमरा किराए पर लेता हूं, अगर मैं उस कमरे के अंदर पूरा महीना रहता हूं तो भी पूरे महीने का किराया अदा करूंगा, और अगर एक दिन रहता हूं तो भी पूरे महीने का किराया अदा करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट आपकी फिक्स हो गई है। अब यहां पर कॉस्ट का ताल्लुक जो है वो एक्टिविटी के साथ नहीं है। अब एक्टिविटी क्या है, पूरे 30 दिन रहूंगा या एक दिन रहूंगा, किराया पूरा अदा करना पड़ेगा। जब किराया पूरा अदा करने पड़ेगा तो इसी पूरे अदा करने को हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक जनरल मैनेजर अपॉइंट किया। उस जनरल मैनेजर को अपॉइंट करने की वजह से मैंने उसके साथ उसकी सैलरी तय की कि मैं उसको 1 लाख रुपया हर महीने दिया करूंगा। ठीक हो गया। अब वो मजदूर या सॉरी, मजदूर की बात कर रहा हूं, वो जनरल मैनेजर या मैनेजर जिसको मैंने अपॉइंट किया था, अब चाहे उसके होते हुए 1 यूनिट प्रोड्यूस हो या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो या 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो, उसकी तनख्वाह फिक्स है। यूनिट्स चाहे बढ़ें चाहे घटें, उसकी तनख्वाह फिक्स है। इसलिए उसकी तनख्वाह को मैं कॉस्ट के लिहाज से क्या कहूंगा, फिक्स कॉस्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ती हो या एक्टिविटी के हिसाब से घटती हो, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसी कॉस्ट जिसका क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये क्वांटिटी का बढ़ना या क्वांटिटी का घटना उसके ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होता, तो ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मैं मजीद एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम होता है, तो अगर वो सरकारी मुलाजिम सारा महीना भी दफ्तर ना जाए ना, तो उसको तनख्वाह पूरी मिलेगी। ठीक हो गया। और सरकारी मुलाजिम के साथ तो होता भी ऐसे, उसकी कोई तनख्वाह नहीं कटती होती। लेकिन अगर वो पूरे के पूरे 30 दिन जाता है तो भी उसकी तनख्वाह वही होगी, अगर वो एक दिन जाता है तो भी उसकी तनख्वाह वही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी तनख्वाह फिक्स है। और फिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जी, पैसे ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। पैसों की बातें हो रही है यहाँ पे, कि पैसे ना बढ़ेंगे या घटेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। और अब मैं तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट की बात करता हूं। एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का भी एलिमेंट शामिल हो और फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट शामिल हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपके घर बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल जो है, उसके अंदर 2 किस्म के पैसे लिखे होते हैं जो कि आपने अदा करने होते हैं। एक वो पैसे लिखे होते हैं जो कि आपने यूनिट्स खर्च किए हैं। मसलन अगर आप 1 यूनिट खर्च करेंगे तो 100 रुपये अदा करेंगे, 2 यूनिट खर्च करेंगे तो कितने पैसे अदा करेंगे, 200 रुपये अदा करेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिल आ जाता है, बल्कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपका जो बिल के ऊपर यूनिट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए आ जाते हैं 200 यूनिट, और 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 100 रुपया। तो फिर
हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका बिल कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। मेरा ख्याल है 2,000 है, नहीं, 20,000 रुपये है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप चाहे यूनिट 200 खर्च करें, चाहे यूनिट 1 खर्च करें, तो चाहे यूनिट 1,000 खर्च करें, आपको जो बिजली का जो मीटर है उसका किराया फिक्स अदा करना पड़ेगा। फिक्स का मतलब ये है कि चाहे आप कम यूनिट खर्च करें, चाहे आप ज्यादा यूनिट खर्च करें, कम यूनिट का जो रिस्पॉन्स है वो मीटर के रेंट के ऊपर नहीं पड़ता। मीटर का रेंट फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजली का बिल अदा करूंगा तो मीटर का किराया वही होगा, आप अदा करेंगे तो मीटर का किराया वही होगा। आप यूनिट खर्च करेंगे 1,000 यूनिट, मैं यूनिट खर्च करूंगा 200 यूनिट, लेकिन फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यूनिट्स बढ़ें या घटें, आपने मीटर का किराया सेम अदा करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बिल के अंदर फिक्स कॉस्ट भी अदा कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी अदा कर रहे हैं। तो एक ऐसा बिल या एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों खासियतें पाई जाती हैं, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम इन्हीं कॉस्टों को, वैसे तो मैंने ये सारी कॉस्टें जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस कर रही हैं, आप ये कॉस्टें जो है ना वो उनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। अच्छा, मैंने इसको भी पढ़ने से पहले, इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको। आपको ये जनरल सा कॉन्सेप्ट दूंगा तो आपको ये इसकी डेफिनेशन मुकम्मल समझ आ जाएगी। गो के मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, दोनों की दोनों मेरी इस बात से आपको समझ आ जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा होता है, तो कौन चलाने वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स का काम क्या होता है, आप अगर मैनेजर्स की डेफिनेशन में जाकर पढ़ें तो उनका जो मेन काम होता है उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जब मैनेजर्स डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग के जरिए मिलती है। अब हमें ये जरूरत है कि वो कौन सी अकाउंटिंग है जो कि मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प आउट करती है, तो मैं कहूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करती है, ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आइए जरा इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इससे बेहतर डेफिनेशन जो है वो जो मैंने बताया है और जो मैंने लिख कर दिखाया हुआ है आपको, इससे बेहतर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले डेफिनेशन, वन सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द provision of financial and non-financial decision making information to the managers। एक ऐसी अकाउंटिंग जो कि मैनेजर्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस लिए प्रोवाइड करती है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो ये इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द डायरेक्टर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन। ये बात भी वही होगी कि एक ऐसी अकाउंटिंग जो कि डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती है, ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस कैन आल्सो बी नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, जो एडवांस वर्जन है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, एक ऐसी अकाउंटिंग या एक ऐसी इंफॉर्मेशन का जरिया जहां पर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा कि एक ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट सेशन में हम मजीद कुछ डेफिनेशंस और मजीद कुछ जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह आप उससे सुनकर आपको बहुत फायदा होगा और आपका सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी एडवांस करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।